हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 स्केलेटल मसल का लास्ट लेक्चर। यस, लेक्चर नंबर 3। ये लास्ट लेक्चर है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स। उम्मीद है इससे पहले के दोनों लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे। उन लेक्चर का इससे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ वो ही दो इंपॉर्टेंट थे ज्यादा। यहां पर बेटा एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है। स्केलेटल मसल्स, ये जो हमारी मसल्स हैं जो हमको कंट्रोल करती हैं, इन मसल्स का डिसऑर्डर पढ़ना है। जॉइंट्स का डिसऑर्डर नहीं पढ़ना है या किसी और चीज का डिसऑर्डर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब वो स्केलेटल मसल्स है तो बच्चे कई बार स्केलेटन से समझ लेते हैं और वो जॉइंट्स वगैरह की बातों को लिख करके आ रहे हैं या बोल रहे हैं सर कि ऐसा ऐसा करने से चलेगा क्या। नहीं, यहां आपको केवल और केवल स्केलेटल मसल्स का ध्यान रखना है, उन्हीं की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आओ देखें क्या बोल रहा है। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स क्या है यहां पर। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो अच्छा, स्केलेटल मसल उम्मीद है सबको पता है क्या होती हैं स्केलेटल मसल्स। पता है ना सबको, जो हमारे कंट्रोल में है इन्हीं को हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, है ना। इन्हीं को हम लोग वॉलंटरी के मसल्स कहते हैं, या फिर जो हमारे कंट्रोल में है, सबको पता है ये बात। या फिर जिसको हम लोग स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, धारीदार जो होती हैं। क्यों वो धारीदार होती हैं? स्ट्राइटेड, सॉरी स्ट्रिप्ड नहीं, स्ट्राइटेड, ठीक है ना। तो ये बातें अब आप लोगों को पता है, तो थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम लोग कि आखिरकार मसल डिसऑर्डर से हम लोग पढ़ने क्या चाह रहे हैं। तो क्या है, मैं इसको बता चुका हूं। वैसे मसल डिसऑर्डर में हम लोग स्केलेटल मसल की बात करेंगे, सभी मसल्स की बात नहीं करेंगे। यानी कि हम यहां पर स्मूथ मसल्स के डिसऑर्डर्स की बात नहीं करेंगे। मसल डिसऑर्डर आर द डिजीज। अब ये नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन चल रहा है कि मसल्स का डिसऑर्डर एक बीमारी है, डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द ह्यूमन मसल सिस्टम। अगर हम मसल्स के डिसऑर्डर की बात करें, मसल्स में आ जाता है सब कुछ, तो मसल्स अफेक्ट होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एंड देयर मेन मैनिफेस्टेशन इज स्केलेटल मसल वीकनेस। और यहां पर सबसे बड़ा जो मेन मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन मतलब जो कह सकते हैं सबसे बड़ा सिम्टम्स जो होता है जब भी हमारे यहाँ पर मसल डिस्टर्ब होंगी, तो स्केलेटल मसल जो हमारी मसल्स है ये वीक पड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वीक हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, देखो मैं हमेशा उसी चीज पे फोकस करने की कोशिश करता हूं जहां से बच्चे को टॉपिक समझने में दिक्कत आने लगती है। अब द टर्म मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, अब ये डिस्ट्रॉफी वर्ड बार बार आएगा, बच्चा ध्यान नहीं देता, वो फिर रटने जैसा काम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब डिस्ट्रॉफी को ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रॉफी मतलब एक तरह की गड़बड़ी, मसल्स के सेल्स और टिश्यू का खराबी, ठीक है ना। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी या फिर न्यूरो मस्क्यूलर कंडीशंस, ठीक है। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी कह ले या न्यूरो मस्क्यूलर, क्योंकि जब न्यूरॉन्स का अटैचमेंट होता है, यानी कि कोई न्यूरॉन गड़बड़ हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी मसल्स काम नहीं करती है, तो उसे न्यूरो मस्क्यूलर डिसऑर्डर कहते हैं। या मसल्स की डिस्ट्रॉफी, मसल्स खराब हो रही हैं, सेल्स टिश्यू वगैरह गड़बड़ हो रहे हैं, या एंड न्यूरोमस्क्यूलर डिसऑर्डर फॉल अंडर द टर्म मसल डिसऑर्डर। तो जब भी हम मसल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो तीनों ही कैटेगरी मसल डिसऑर्डर के अंदर आती है। अब तीनों कैटेगरी में क्या अंतर है वो थोड़ा सा बता ही दिया, बाकी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। डिसऑर्डर ऑफ मसल्स मे कॉज वीकनेस और पैरालिसिस। जब डिसऑर्डर होता है तो या तो मसल्स कमजोर हो जाती हैं या अल्टीमेटली पैरालाइज हो जाती हैं, लकवा मार जाता है ना, फिर मसल्स हमारी किसी काम की नहीं रहती हैं। क्यों? उन मसल से हम लोग अपना मोशन नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटैक्ट नर्वस सिस्टम, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी मसल्स पैरालाइज कर गई है लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो एकदम ठीक ठाक है, ठीक है। तो वो ठीक ठाक होने का मतलब क्या है? जहां पर उसका जोर था, यानी कि हम कह सकते हैं जो मसल सेल्स के लिए हम लोगों ने एक बात डिस्कस करी थी, मोटर यूनिट, बात याद आ रही ना। तो हो सकता है मोटर यूनिट की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मसल्स काम ना कर रही हो। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं जहां पे बच्चों को थोड़ा और कंफ्यूजन होता है। हम लोग बेटा डायरेक्ट डिसऑर्डर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कोई टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो केवल उस टॉपिक को डायरेक्ट पढ़ लोगे तो पास तो हो जाओगे, लेकिन क्योंकि आगे हमारा एग्जिट एग्जाम भी है, बहुत से बच्चे आगे गवर्नमेंट फाउंडेशन एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, तो यही लेक्चर्स पर्याप्त होंगे हर किसी चीज के लिए, ठीक है। तो अब है क्या समस्या कि जब मसल डिसऑर्डर बोल दिया तो बच्चा सीधा 3-4 बीमारियां पढ़ लेता है। अब डिस्ट्रॉफी नहीं पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता है, कुछ क्लासिफिकेशंस नहीं पढ़ता है, तो कई बार क्वेश्चंस घुमा फिरा करके इससे लिंकअप होते हैं।
एमसीक्यू वाले या 1 मार्क्स वाले, ठीक है ना। तो इसीलिए सारी चीजें थोड़ा बेसिक उसका आसपास का पता होना जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला है मतलब क्लासिफिकेशन में मसल डिसऑर्डर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, ये पहली क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये दूसरा है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहली क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। फिर जेनेटिक और तीसरा आता है न्यूरोमस्कुलर या मायोपैथीज। पैथीज मतलब बीमारी, मायो मतलब मसल्स, मसल्स की डिजीज। तो इस तरीके से हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन होती है हमारी, तो प्राइमरी में क्या होता है, डिजीज एंड डिसऑर्डर एज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मसल्स। अगर कोई मसल्स मेरी डायरेक्टली मतलब वही मसल ही मेरी खराब हो गई है या मसल से रिलेटेड मतलब वो मसल मेरी काम नहीं कर रही है, डायरेक्ट एबनॉर्मल हो गई है, आर कंसीडर्ड प्राइमरी मसल डिजीज। जैसे कि पॉलीमायोसाइटिस, नॉट पोलियो, पॉलीमायोसाइटिस है ना। मायो मतलब मसल्स, पॉली मतलब कई जगह, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। तो कई मसल्स एक साथ कई जगह इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं तो काम नहीं करती हैं। तो जब मसल्स डायरेक्ट खराब हो जाती है। और दूसरा जो होता है हमारे पास सेकेंडरी, डिजीज दैट आर सेकेंडरी टू अनदर कंडीशन, मतलब बीमारी कुछ और है और उस बीमारी की वजह से हमारी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, तब होता है सेकेंडरी। यानी कि हमारी मसल्स ओके है लेकिन दूसरी बीमारी की वजह से वो मसल काम नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी टू अनदर कंडीशन एंड मे हैव कॉज्ड मसल डैमेज, जिसकी वजह से बीमारी कोई और है और उसकी वजह से हमारी मसल्स डिस्टर्ब हो रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डिजीज ड्यू टू एंडोक्राइन इश्यूज। ये एग्जांपल है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमारी कई बार मसल्स डिस्टर्ब होती हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया। उम्मीद है प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, नाउ जेनेटिक और एक्वायर्ड। जेनेटिक क्या होता है, पैदाइशी होती है। एक्वायर्ड पैदा होने के बाद कोई बीमारी लग रही है मसल्स की तो वो हो गई। न्यूरोमस्कुलर या मायोपैथीज, न्यूरोमस्कुलर यानी कि न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम की वजह से मसल में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहले क्लासिफिकेशन में अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का गिरने की संभावना है तो वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर हमको एकदम क्लियर कट रहता है कि देखो मसल्स की प्रॉब्लम जनरली 2 तरीके से होती है। नॉर्मल देखा जाए वो प्राइमरी सेकेंडरी हमने एक अलग तरीके से कर दिया कि डायरेक्ट वो खराब है, कोई और खराब है, पैदाइशी है या कोई है। लेकिन कोई भी बीमारी होगी जो ऊपर क्लासिफिकेशन है उसको हम नॉर्मली 2 कैटेगरी में, ब्रॉडली 2 कैटेगरी, कई सारी करते हैं, 2 कैटेगरी है। एक तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी कि हमारी मसल्स के सेल्स और टिश्यू गड़बड़ हो गए, जो हमने पीछे पढ़े 2 लेक्चर में। या होता है हमारे पास क्या, न्यूरोमस्कुलर, जो न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं मसल्स को काम करवाने के लिए, वो न्यूरॉन्स हमारे क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तो बस यही 2 वजह होती हैं जब हमारी मसल्स काम नहीं करती हैं। अब ये वजह प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है या न्यूरोमस्कुलर और मायोपैथीज, इस टाइप से। बात समझ में आ गया। तो अब कभी कोई बोल देगा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो क्लिनिकल मतलब जब डॉक्टर जब क्लासिफाई करते हैं, एक तरह बीमारी को चेक करते हैं, द क्लिनिकल कंडीशन अफेक्टिंग द स्केलेटल मसल टिश्यू आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर। 2 कैटेगरी है। तो मस्कुलोस्केलेटल में क्या है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स, यहां पर क्या क्या है, या तो आपको कभी चोट लग जाए, मैंने कहा ना डायरेक्ट आपकी मसल्स ही डैमेज हो रही हैं, मसल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, चोट लगी, मसल्स फट गई हैं, ठीक है ना। एंड कंडीशन अफेक्टिंग द स्केलेटल मसल्स एंड एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू, यानी सीधी सी बात है, कभी आपको इंजरी हो रही है या ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जो अफेक्ट कर रही है स्केलेटल मसल्स को, आपकी जो स्केलेटल मसल्स है वो किस तरह से प्रभावित हो रही हैं, किसी भी तरीके से चोट लग जाए, कोई और वजह, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। दिस डिसऑर्डर कैन अराइज फ्रॉम एक्यूट बायोकेमिकल स्ट्रेसेस। ये क्यों आ जाती है, क्योंकि बायोमैकेनिकल है, बायोमैकेनिकल यानी कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, मसल्स के ऊपर नहीं, मतलब आप कोई काम करते हैं, बहुत हैवी वेट उठा लिया, ठीक है ना, जिम जा रहे हैं, खिंचाव आ गया, या आपने कोई ऐसा काम किया पैर मुड़ गया, मोच सी आ गई है। तो इस टाइप से कोई भी चीज जब बायो मैकेनिकल यानी कि जब आप उसको फोर्स लगवाते हैं किसी गलत तरीके से, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, उसके ऊपर टेंशन आता है, उसकी वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर क्रोनिक ओवर यूज कैन ऑकर अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप। क्रोनिक ओवर यूज का मतलब क्या होता है बेटा, ये चीज शायद आप लोगों को पता होगा, जैसे नॉर्मली सुना होगा, जितने भी एथलीट्स हैं जो रनिंग करते हैं, टिक 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 दौड़ रहे हैं, ठीक है,
जो आर्मी के मैन्स हैं वो पूरी जिंदगी दौड़ते ही हैं। तो यानी कि आप क्रोनिक ओवर यूज, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय तक आप बॉडी के पार्ट्स का बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज ही करते हैं। कैसे? जो जैसे कि मैंने बात बताई, जो एथलीट्स हैं जो रनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन में 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, या जो सोल्जर्स हैं रनिंग उनका काम है, तो उनके जो पैरों के घुटने होते हैं उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से एक एज के बाद उनको घुटने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो क्रोनिक ओवर यूज, आप बॉडी में किसी भी चीज़ का क्रोनिक ओवर यूज करेंगे, आप देखेंगे अगर कोई खास तरह का मैकेनिक है जो अपने किसी बॉडी पार्ट का खास इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट्स में जो बॉलर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से बॉलिंग डालते हैं तो उनके कंधे में ज़्यादातर दिक्कत पैदा होती है, देखा होगा ये चीज़, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है ना। शोल्डर की इंजरी होती है, या सोल्जर्स में कई बार दिक्कतें आती हैं, तो क्योंकि आप उस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये है क्रोनिक ओवर यूज। आप भले ही बहुत हैवी यूज ना करें, लेकिन थोड़ा इस्तेमाल कई घंटों के लिए रोज कर रहे हैं, तो भी आपको क्या होगा, एक एज पे जाकर के उसका मस्कुलर यानी कि वो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं हमारे। कॉमन इंजरीज, कॉमन इंजरी की बात करें हम लोग, यहाँ पे इंजरी की बात हुई तो कौन कौन से? स्प्रेन सुना होगा, मोच आना, फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर होता है तो मांसपेशियां फट जाती हैं, मस्क्यूलर स्ट्रेन्स, मसल्स का जो स्ट्रेन है, तनाव है, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, ये सारी चीजें अक्सर एक्सीडेंट से आती हैं, और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी या बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। आजकल आप लोग शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें कुछ लोग बड़ा जिम की बनाते हैं कि हाँ हम गए, उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये चीज़ अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। एक टाइम के बाद जब बुढ़ापा आएगा, और जो लोग क्या कहते हैं, सुना होगा ना, क्या बोलते हैं इसका, जब ठंड आती है तो फिर पुराने पुराने जख्म उखड़ के बाहर आते हैं, तो कुछ ऐसा होगा। इसीलिए करो, एक्टिविटी करो, ऐसा नहीं है अगर आपको प्रोफेशन है तो काम तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन अगर प्रोफेशन नहीं है तो काम करो, लेकिन ऐसा ना करो कि शरीर का नुकसान हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सडन स्लिप, ठीक है ना, एक्सीडेंट की बात करें, आप अचानक से स्लिप कर गए हैं, और एन इम्प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज सही से करनी चाहिए थी। आप लोगों ने देखा होगा जिम में लोग जाते हैं, फिर मोच वोच लेके बैठ जाते हैं, कंधे का, कमर का, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहे, कैन लीड टू मसल स्ट्रेन, ठीक है। ये बातें तो आप मन से लिखना चाहो लिख सकते हो, यहां तक वैसे मेन था, ठीक है ना। ये बातें तो आप थोड़ा सा चीज को एक्सटेंड करने के लिए आप ये बात को लिख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय डैमेज टू मसल फाइबर, जो मसल्स के फाइबर होते हैं डैमेज हो जाते हैं। एडिशनल, इसके अलावा रिपीटेटिव मूवमेंट कैन लीड टू द कंडीशन सच एज टेंडोनाइटिस, ये वर्ड आप याद करेंगे बेटा, टेंडोनाइटिस, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव मूवमेंट, अगर आप किसी चीज का रिपीट बार बार मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था सोल्जर्स हैं या जो बॉलर्स हैं, वो बार बार यहाँ के जो टेंडेंस हैं, टेंडेंस पता ना क्या होते हैं, व्हाट आर टेंडेंस? टेंडेंस मसल्स को बोन के साथ जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर है उनको टेंडेंस कहते हैं, टिश्यूज में पड़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो बार बार मूवमेंट करने से टेंडेंस अफेक्ट होते हैं, तो टेंडनाइटिस यानी कि उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। वेयर द ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स लाइक नीज एंड रिस्ट कॉजेस इन्फ्लेमेशन इन द टेंडेंस, रिस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, या नीज का कब इस्तेमाल होता है? जब रनिंग वगैरह कर रहे हो, या आप जिम जाते हो तो उठक बैठक करते हो। ओवरऑल बातें वही हैं घूम फिर के, मस्क्यूलोस्केलेटल में आप कहीं ना कहीं अपने मसल सेल्स टिश्यूज को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। देखो फिर बता दे रहा हूं मैं, टेंडोनाइटिस एक वर्ड आएगा, परेशान कर सकता है। फिर एक वर्ड आएगा मायोसाइटिस, मायोसाइटिस यानी कि मसल्स का इन्फ्लेमेशन, है ना। आइटिस मतलब पता है ना, बताया था मैंने, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कह लो। इज अ रेयर ग्रुप ऑफ डिसीज, बहुत ही रेयर होती है मसल्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेम्ड मसल्स, यहाँ पे मसल्स कैसी होती हैं? इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड का मतलब पता ही है, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, फीवर आ जाएगा, ठीक है। विच कैन कॉज प्रोलॉन्ग्ड मसल फटीग, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक मसल्स कैसी रहेंगी? फटीग, थकी हुई रहेंगी, है ना। मसल्स कैसी रहेंगी? थकी हुई, और फिर क्या आती है? कमजोरी रहती है। द ग्रुप इंक्लूड द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो मायोसाइटिस है ये कब कॉज होता है, कब क्रिएट होता है? रेयर है, कब होता है? एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल मायोसाइटिस, ठीक है। डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस एज वेल एज इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस। तो ये सारी जो मायोसाइटिस है हमारे पास, ये मायोसाइटिस के अंदर डिफरेंट डिजीज जो मैंने डिस्कस करी, ये सब किसके अंडर आती है कैटेगरी में? मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन सी बीमारी मस्क्यूलोस्केलेटल है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बीमारियां, टेंडोनाइटिस, मायोसाइटिस, और उसके बाद मायोसाइटिस के अंदर ये कैटेगरीज आपको याद करनी है। तो मेरे ख्याल से मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर कवर अप हो गया है,
ठीक है, क्या होता है। देन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर प्राइमरी अफेक्ट द न्यूरॉन्स, मैंने बताया था ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं दैट कंट्रोल द वॉलंटरी मसल्स। न्यूरॉन्स का बात अगर आपको समझनी है तो मैंने जब मोटर यूनिट पढ़ाई है आप लोगों को, उसको आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस चैप्टर में। न्यूरॉन्स अटैच होते हैं मसल सेल से, वो अफेक्ट हो जाते हैं। दिस डिसऑर्डर ऑफन हैव ए जेनेटिक कॉज, इसका ज्यादातर कैसा होता है, ऑफन मतलब अक्सर इसका जो कारण है वो जेनेटिक होता है, यानी कि माँ बाप से आता है, ठीक है। एंड टेंड टू अफेक्ट मोस्ट और ऑल मसल्स इन द बॉडी, और टेंड टू अफेक्ट, और ज्यादातर ये क्या करता है, या लगभग सारी मसल्स जो होती हैं बॉडी की उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इज मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है ना। स्पेशली मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के अंदर भी एक खास बीमारी है ड्यूशेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी, याद करेंगे बेटा ये, ठीक है। देखो मैंने कहा ना उसकी बीमारियां अलग है, मस्कुलोस्केलेटल वाले उनके नाम अलग है सॉरी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर अलग है। डीएमडी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन, यहां पे हो क्या जाता है, जीन्स म्यूटेट कर जाते हैं, और एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये बेटा बीमारी ही आपकी इंपॉर्टेंट है, डीएमडी पता होना चाहिए। तो नाम क्या है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके अंदर डिस्ट्रोफिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। डिस्ट्रोफिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ मसल सेल्स, मसल सेल्स जैसे होने चाहिए उनको वैसा ही बरकरार रखने में ये प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। और ये प्रोटीन ही नहीं है तो हमारे मसल सेल्स ही नहीं होंगे। मसल सेल्स का इमेजिनेशन कर पा रहे हो, ठीक है, जो काम करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, सार्कोमेयर होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो जब वो प्रॉपर नहीं होंगे, सार्कोमेयर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ मस्कुलर डिसऑर्डर इज मायस्थेनिया ग्रेविस, वेरी इंपॉर्टेंट, मायस्थेनिया ग्रेविस सुना ही होगा। अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज, ऑटो इम्यून, ये बात हम लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जाके खा डालता है, डैमेज कर देता है, ठीक है ना। causing varying degree of skeletal muscle weakness. It is caused by defect in transmitting nerve impulse. जो हमारे nerve impulse हैं वो properly signal नहीं भेज पाते हैं, ठीक है, मसल्स को। In MG the immune system erroneously, जो हमारा immune system है erroneously, गलती से टारगेट द साइनेप्स, जो साइनेप्स बिटवीन द नर्व्स, उम्मीद है साइनेप्स समझते होगे, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स की एंडिंग होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल जाता है, याद आ रहा है, इसको साइनेप्स कहते हैं। तो ये जो सिग्नल जाने का जो प्रोसेस है, इस साइनेप्स को डैमेज कर देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इसको खा डालता है मसल सेल्स के पास जहां पे सिग्नल पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। साइनेप्स बिटवीन द नर्व्स एंड मसल्स, मसल्स के पास जाके अल्टीमेटली मोटर यूनिट जो अल्टीमेटली मसल्स को जाके सिग्नल दे रही होती है, ये उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। ओके, नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, यानी कि जहां पे न्यूरॉन्स आकर के मसल्स को क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सिग्नल दे रहे हैं। स्पेसिफिकली द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम एक खास तरह की एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब ये किस प्रकार, बेटा ये वाला टॉपिक मायस्थेनिया ग्रेविस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझ लो, काफी कॉमन है ये। किस तरीके से डैमेज करता है ये, तो डैमेज करने का अगर आप लोगों को पता होगा, यहां से जब सिग्नल यहां आता है तो यहां पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। इन यहां से जो केमिकल निकलता है वो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर सिग्नल आगे जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है खास तरीके की एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, दैट बाइंड एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो एसिटाइल कोलिन केमिकल है यहां से रिलीज होता है और ये रिसेप्टर इसे रिसीव करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, इन रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, ये जाकर के वहां पे जाके फिट हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। रिसेप्टर ऑन द मसल मेम्ब्रेन ऑफ दिस जंक्शन देयर बाय इंटरप्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम नर्व सेल टू मसल्स। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, बंद जाते हैं जाकर के और ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। यानी कि सीधी सी बात फिर समझू मैं, फिर रिपीट कर देता हूं मैं इसको, कि जो मेरे पास एंटीबॉडीज रिलीज हुई हैं, ये एंटीबॉडीज यहां पर आकर के क्या हो गई, फिट हो गई, तो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बंद गए जाकर के और ब्लॉक कर दिया। ऊपर से अगर केमिकल आएगा तो सिग्नल आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, व्हेन दीज रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड, जब वो ब्लॉक हो गए हैं और डिस्ट्रॉयड या फिर इम्यून सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, मसल सेल्स रिसीव फ्यूअर नर्व सिग्नल्स। अब नो डाउट एक आध रह गए होंगे
सारे रिसेप्टर डिस्ट्रॉय नहीं हुए होंगे तो बहुत कम एक आधा कोई रह गया होगा, तो बहुत ना के बराबर सिग्नल आगे आता है। ठीक है, फीवर कुछ ही सिग्नल आते हैं उसको मिलते हैं, रिजल्टिंग इन मसल वीकनेस, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, मान लो हाथ नहीं उठ पा रहा है या कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देन टिपिकल सिम्टम ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस, इसका सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम्स क्या है? ड्रूपिंग आईलिड, आईलिड यानी कि आप पलकें खोलेंगे वो अपने आप गिर पड़ेंगी। भाई ये पलक मैं अपने हिसाब से बंद कर लिया पलक को, फिर खोल लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये पलकें जो आप अपने हिसाब से खोलते हो और बंद करते हो, तो जब आप खोलोगे वो अपने आप गिर पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि तुम तो सिग्नल भेज रहे हो उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉकिंग हो गई है, तो वो सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, वो अपने आप गिर पड़ेंगे। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये निगलने वाला काम भी आपके कंट्रोल में है ना, क्या चीज खा रहे हो खुद निगलते हो, ये भी कंट्रोल। जनरल मसल वीकनेस, और नॉर्मल मसल्स भी क्या कर जाएंगी? वीक कर जाएंगी। तो बेटा देखो स्वेलिंग अगर ये होता है, निगलने में भी दिक्कत होती है, खाने पीने में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो उम्मीद है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की बीमारियां और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की बीमारियां क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अब होता क्या है बुक्स वगैरह में या फिर जनरली आमतौर पे क्या होता है? डायरेक्ट, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? कंडीशन एंड डिसऑर्डर, डायरेक्ट इसको पढ़ लेते हैं। यानी कि एक्चुअल में अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिसऑर्डर ऑफ मसल स्केलेटल मसल, तो कायदे में तो आंसर यहां से बनता है हमारा, बट जैसे मैंने कहा कई बार क्वेश्चन घुमा के आते हैं, कई बार एमसीक्यू अलग तरीके से आते हैं, तो वहां पर फिर फंस जाओगे। अब देखो यहां पर क्या है? कंडीशंस एंड डिसऑर्डर, क्या कंडीशन है और क्या डिसऑर्डर होते हैं। मायोपैथी एक टर्म फिर आ गया यहां पर, जिसको कि क्लियर करना था, तो वो मायोपैथी टर्म दे दिया। मायोपैथी न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मायोपैथी का मतलब क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर डिजीज इन विच मसल फाइबर डू नॉट फंक्शन फॉर एनी वन ऑफ मैनी रीजन, कई सारों कारणों में से कोई सी एक कारण की वजह से वो जो हमारे पास है ये मसल्स के जो फाइबर्स हैं, मसल्स के जो फाइबर्स हैं, मसल्स फाइबर याद आ रहा है? मसल फाइबर यानी कि मस्कुलर सेल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। डू नॉट फंक्शन, वो काम नहीं करते हैं कई कारणों में से किसी एक कारण की वजह से, रिजल्टिंग इन मसल वीकनेस, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाती है, तो उसको मायोपैथी बोल देते हैं। यानी कि मायो मसल्स, पैथी मतलब बीमारी। मायोपैथी सिंपली मींस मसल डिजीज, मायो ग्रीक में मसल्स है, पैथो ग्रीक में सफरिंग है, मसल्स की सफरिंग। तो मायोपैथी वर्ड आ जाए, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए, ऊपर जो टर्म हमने डिस्कस किए थे, तो ये टर्म्स कई बार आपको प्रॉब्लम करेंगे। मायोपैथी लिख के आ जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा मायोपैथी का मतलब क्या है, फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि कई सारी रेंज ऑफ स्केलेटल मसल के डिसऑर्डर होते हैं, कुछ इसमें से हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज की अगर हम बात करें तो दिस ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। तो जब आपके एग्जाम में आ रहा है कि डिसऑर्डर के बारे में लिखिए, तो आप पहला डिसऑर्डर क्या हो गया? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पास समझते जाना। फिर क्या आ जाएगा? मायस्थेनिया ग्रेविस। डायरेक्ट देखो यहां डायरेक्ट मैंने बीमारियां डिस्कस कर रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही? पहले मैंने क्लासिफाई कर दिया कौन सी मस्कुलर स्केलेटल है, कौन सी न्यूरोमस्कुलर है, और वो बताया आपको। तो जब डिसऑर्डर की बात हो रही है तो आपको एक्चुअल में बीमारियों को डिस्कस करना है। यहां पर क्लासिफाई करके समझा दोगे 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। तो ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज, कई सारी बीमारियों का समूह होता है, ग्रुप होता है, दैट इज कॉज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे 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 डिजनरेट कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो हमारे मसल्स हैं उनको धीरे 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 डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है। ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, जो मसल फाइबर है उनको खराब कर रहा है। बिकॉज ऑफ हैविंग एबनॉर्मल जीन, कारण क्या है इसका? एबनॉर्मल जीन, जेनेटिक है, एंड कैन बी इनहेरिटेड, पास्ड डाउन थ्रू फैमिली, ये फैमिली दर फैमिली पास हो जाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, कई प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। तो आपको क्या मिला यहां पर? ये डेफिनेशन में क्या, ये डेफिनेशन है आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज की, ठीक है ना। कौन अफेक्ट हो रहे हैं? मसल फाइबर अफेक्ट हो रहे हैं। क्या कारण है? एबनॉर्मल जीन इसका कारण है। 3 पॉइंट बने। तो अब यहां पे आपको क्या लिखनी है? डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है ना। कॉज क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल जीन, ठीक है ना। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, 3 चीजें आ जाएंगी, पर्याप्त है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी आ गया अपने पास, ये ठीक है ना। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बीएमडी आ गया। कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तमाम प्रकार की है, ठीक है। तो आप इसका क्या दे दोगे? ये एग्जाम्पल दे दोगे
क्लियर हुई बातें। देन मायस्थेनिया ग्रेविस, इसको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो मायस्थेनिया ग्रेविस जो पीछे हमने पढ़ा वही सारा लिख दोगे कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ये हमारे नर्व्स को डैमेज करता है। तो जो हमने पीछे पढ़ा मैं लिख दूं अब मतलब जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ऊपर मतलब जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा, वही सारी चीजें लिख देंगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इट लीड्स टू सीवियर मसल वीकनेस, फटीग आती है, ठीक है, मूव चलने में, वॉक करने में, बोलने में, चबाने में दिक्कत है। आप अपना कई बार मायस्थेनिया ग्रेविस में ना सर होल्ड नहीं कर पाते, गिर पड़ता है सर इस तरीके से, क्योंकि मसल्स यहाँ पे हमारी काम नहीं कर रही हैं, आईलिड ओपन नहीं कर पाओगे। इट कैन इवन लीड टू सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जब मसल जो सांस लेने वाली है जब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, जब ये नहीं रहेंगी कंट्रोल में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मायस्थेनिया ग्रेविस की ये 3-4 बातें, और जो ऊपर हमने लिखी है तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करेंगे इसको। फिर आता है हमारे पास रैप्डोमायोलाइसिस। दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि जान जा सकती है। कॉजेज अ ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू, यहां पर जो मसल टिश्यूज हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो टूट फूट रही हैं। द डैमेज मसल रिलीज प्रोटीन, अब जो मसल्स टूट गई हैं वो एक प्रोटीन रिलीज करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जब वो मसल्स टूट जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी गई है, तो टूटने के बाद अपने अंदर से कुछ रिलीज करेगी ना, तो क्या रिलीज कर रही है? प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ सब्सटेंसेस कहां छोड़ देती हैं? ब्लड में। दिस कैन लीड टू द सीरियस ऑर्गन डैमेज। अब ये जो चीजें ब्लड में आ गई हैं, ब्लड से दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन के डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब किसकी वजह से होता है? ट्रॉमेटिक इंजरी, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट का जो प्रॉब्लम आ गया, सीवियर ओवर एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन मतलब बहुत ज्यादा हैवी कोई आप काम करते हैं जिसकी वजह से मसल्स वियर एंड टियर हो रही हैं, टूट फूट कर रही हैं, उसकी वजह से रैप्डोमायोलाइसिस होता है, ठीक है। ट्रॉमेटिक इंजरी, कोई ट्रॉमा हो गया है, उसकी चोट लगी है, बहुत हैवी चोट लगी है, मसल बहुत ज्यादा टूट फूट गई है, तो ट्रॉमेटिक इंजरी होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसके कारण बता दोगे। तो 3 पॉइंट बताने हैं। देन सार्कोपेनिया, ग्रेजुअली लूज स्केलेटल मसल मास, सार्कोपेनिया, क्रमशः, ग्रेजुअली मतलब क्रमशः, धीरे 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 बॉडी का जो मास होता है वो कम होने लगता है एज वी एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। सबके साथ तो नहीं होता है, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वजन जो घटता है वो उनको क्या लग जाता है? सार्कोपेनिया। सबको तो नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को देखा होगा बुढ़ापे तक आते आते बिल्कुल पतले हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग एक समान पतले थे शुरू से, जो लोग जवानी में मोटे थे, हट्टे कट्टे थे, 55-60 तक हट्टे कट्टे थे, लेकिन 60 के बाद जैसे 70 तक आते हैं एकदम पतले से हो जाते हैं, तो उनको असल में उनकी मसल्स की प्रॉब्लम लग जाती है, दैट इज सार्कोपेनिया। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। हम कहते हैं अरे बुढ़ापे पे आते आते सूख गए, तो सूख नहीं गए बेटा, उनको सार्कोपेनिया हो गया है। सार्कोपेनिया बिगिंस अराउंड एज 40, 40 की एज में स्टार्ट हो जाता है। 40 के बाद इंसान ऑटोमेटिक मसल सारी खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बाय 80 वी लूज अबाउट 50% ऑफ अवर मसल मास। 80 तक, अगर कोई इंसान 40 की एज में लगभग मान लेते हैं 70 का उसका वेट है या 80 का वेट है, तो 80 साल तक आते आते वो 35 या 40 का ही रह जाएगा, पूरा मसल उसका खत्म हो जाता है लगभग। सार्कोपेनिया कैन लीड टू लॉस ऑफ फंक्शंस, लॉस ऑफ फंक्शंस, मोबिलिटी, बैलेंस प्रॉब्लम, यानी कि बॉडी में जो हम काम करते हैं, बॉडी मसल्स जो काम करती हैं वो खत्म हो जाती है, मोबिलिटी, हम मूव करने में दिक्कत आती है हमको, बैलेंस प्रॉब्लम, हम खड़े नहीं रह पाएंगे, डगमग 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 होंगे और गिर पड़ेंगे। क्लियर है? ओबेसिटी, हार्मोनल चेंजेस एंड अदर हेल्थ कंडीशन कैन एक्सेलरेट मसल लॉस। अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है, अब आप कहोगे सर मोटापे से तो मोटापा आना चाहिए, मोटापे की वजह से सार्कोपेनिया हो जाता है, फिर वो मोटापा भी खत्म हो जाता है एक एज के बाद। हार्मोनल चेंजेस, अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हैं कुछ, एंड अदर हेल्थ कंडीशन कैन एक्सेलरेट मसल्स लॉस, जिसकी वजह से मसल लॉस एक्सेलरेट होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बुढ़ापे पे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पतले दुबले से मिलते हैं हम लोगों को, जो एक अच्छी खासी हेल्थ होती थी किसी टाइम पर, तो सार्कोपेनिया। देन स्ट्रेन, स्ट्रेन सबको पता है, हाथ मांसपेशियां खिंच जाती हैं, ठीक है। मसल स्ट्रेन्स, पुल्ड मसल्स, खिंची हुई मसल्स हैं, ऑकर व्हेन यू ओवर स्ट्रेच मसल फाइबर, जब मसल फाइबर ओवर स्ट्रेच हो जाती है, कोई वजन उठाया खिंच गया मांस, ठीक है, खत्म कहानी। दीज इंजरीज आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ ओवर यूज, बहुत ज्यादा ओवर यूज करने से होता है। सीवियर स्ट्रेन्स कैन लीड टू पार्शियल और कंप्लीट मसल टियर, जो बहुत भयानक स्ट्रेन होता है उसकी वजह से पार्शियल और कंप्लीट मसल टियर, ऐसा हो सकता है मसल से कुछ टूट जाए या पूरी तरीके से टूट जाए, ठीक है। तो स्ट्रेन आपको कॉमन लगेगा, फिर यहां पर मायस्थेनिया ग्रेविस, तो ये 2 तो आपको करने ही करने हैं। डिसऑर्डर आएगा तो कम से कम 3 नंबर में, तो 3 आपको कम से कम एक्सप्लेन करने लग पड़ेंगे, ठीक है ना। टेंडोनाइटिस, इसको पीछे डिस्कस कर चुका हूं। टेंडेंस कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन, मैंने बताया था, इसको याद करने का तरीका भी बताया था, एमटीबी है ना,
कहाँ से आया था ये? MTV से आया था। म्यूजिक टेलीविजन पहले बहुत आता था, शायद अभी भी चलता है चैनल ये MTV से MTV बना, ठीक है। तो टेंडन्स जो है मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करती है। अगर ये अफेक्ट हो जाती है फिर दिक्कत आती है। टेंडन इन्फ्लेमेशन कैन मेक इट पेनफुल टू यूज दीज मसल्स। टेंडन्स अगर इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो मसल्स हमको कोई काम करवानी, तो यही तो जोड़ है। जो अगर मसल्स को ऑर्डर मिल रहा है भाई उठाओ हाथ, तो टेंडन के माध्यम से वो हड्डी को पकड़ के खींच रही है, तो वो फिर दर्द होता है क्योंकि टेंडन में इन्फेक्शन है। तो इसकी वजह क्या क्या है? स्ट्रेन्स है। टेंडोनाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय ओवरवर्किंग टेंडन्स। टेंडन्स अगर क्या है, बहुत ज्यादा उनसे हम लोग काम ले रहे हैं तो टेंडोनाइटिस हो जाता है। अब ऊपर जो मर्जी प्रॉब्लम हो, एक नॉर्मल क्वेश्चन 5 नंबर में आता है आपके पास कि डिसऑर्डर के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देंगे, डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे, फिर उनका कारण भी तो बता देंगे, एक अलग से टॉपिक दे देंगे कारण का। क्या क्या कारण है? एज हो सकता है, हेरिडिटी। ऐसा नहीं कि ये कारण सबके लिए लागू है, कुछ कारण कुछ में लग जाएंगे, कुछ कारण कुछ में लग जाएंगे। इंजरी, ओवर यूज, जेनेटिक डिसऑर्डर, सम कैंसर्स, कुछ कैंसर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन जैसे कि मायोसाइटिस में, डिजीज ऑफ नर्व्स की डिजीज हो जाए, यानी कि न्यूरॉन्स की डिजीज हो जाए, इन्फेक्शियस डिजीज, कोई ऐसा डिजीज हो जाए जो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया हमारे, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मेटाबॉलिक कॉज एंड एंडोक्राइन कॉज, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए या एंडोक्राइन हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और एटिलॉजी में नॉट बी नोन एट टाइम्स, और कई बार हमको एटिलॉजी पता भी नहीं होती है, तो एटिलॉजी का आप एक ये टॉपिक डाल सकते हैं, ठीक है। देन सिम्टम्स, अगर मसल्स की वीकनेस हो रही है तो यानी कि ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, देखो बात को समझना। सपोज आपके पास क्या आ गया है, मायस्थेनिया ग्रेविस लिखने के लिए आ गया है, तो मायस्थेनिया ग्रेविस लिखोगे, एटिलॉजी, ठीक है, लिख दोगे इस तरीके से। क्या लिखोगे? द कॉज ऑफ मसल डिसऑर्डर मे बी, या फिर कॉज ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस मे बी आगे लिख दोगे, मे बी, क्योंकि कारण हमको नहीं पता होते हैं कि यही परफेक्ट कारण है, बहुत सारे कारणों से प्रॉब्लम होती है, तो एटिलॉजी बन जाएगी। उसके बाद सिम्टम्स बन जाएंगे। सिम्टम्स क्या है? द मेन सिम्टम्स क्या है? मसल्स की वीकनेस, डेट स्लोली गेट वर्स मतलब बद से बदतर हो जाती है धीरे धीरे, ये आ गया। कुछ दूसरे भी हैं, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, ठीक है, चक्कर से आते हैं, थकान लगती है, मसल वास्टिंग मतलब लॉस, मसल का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, भारी भरकम चीजें नहीं उठा पाते हैं, बुखार रहता है, गर्दन अकड़ जाती है, स्टिफ नेक, नम्बनेस, सुन्नपन आएगा, डबल विजन, कई बार दो दिखाई पड़ती हैं चीजें, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, प्रॉब्लम विद स्वेलिंग, निगलने में कई बार दिक्कत होती है, ठीक है, डिफिकल्टी यूजिंग वन और मोर मसल ग्रुप, मसल वीकनेस, ठीक है ना, कई सारी मसल्स को एक साथ इस्तेमाल करने में दिक्कत है, प्रॉब्लम इन वॉकिंग बैलेंस एंड फ्रीक्वेंट फॉल्स। तो यहाँ पे भी लिखोगे अदर सिम्टम्स मे बी जरूर लिख दोगे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर आपका 5 नंबर में मायस्थेनिया ग्रेविस आ गया मान लो, या 5 नंबर में मसल डिसऑर्डर आ रहा है, तो आप इस टाइप से इसको प्रिपेयर करके लिख सकते हैं। कॉमन चीजें ये तो ऐसी लिख दोगे, मेन चीज थी हमको 3-4 बीमारियां याद करना। क्लियर है बातें? तो ये हमारा छोटू सा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, उम्मीद है मजा आया होगा इस लेक्चर में, ठीक है। लास्ट लेक्चर थोड़ा टफ लग रहा था बच्चों को, काफी सारी चीजें थी उसके अंदर, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो बेटा, जो चीज समझ में आ गई है। देखो कोई चीज डिफिकल्ट है, जैसे मुझे पता है जो मसल्स की कुछ वर्डिंग्स है वो डिफिकल्ट है, इसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम आएगा, वो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ में आए। और जब आपको कोई भी चीज 100% समझ में आ जाती है बेटा, तो उसके बाद उसको आपको ना, जैसे मान लो कोई चीज बहुत टफ थी और आपको समझ में आ गई है और आपने उसको दोपहर में पढ़ा है, तो उसको शाम तक एक बार फिर रिवाइज कर लो, फिर 2 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो, ताकि वो डिफिकल्ट चीज दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, और जब एग्जाम टाइम पे आप दोबारा से रिवाइज करें तो फटाक से दिमाग में आ जाए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बात बाकी आप सब लोगों को पता ही है, क्या पता है? नोट्स का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कॉल करोगे। माइंड नर्चर हमारा ऐप मस्त प्ले स्टोर पे मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से हमसे जुड़ सकते हो डायरेक्ट। ऐप को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात करनी है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे या कॉल कर सकते हो, ठीक है। बात बाकी पढ़ाई कहीं से भी करो, कहीं से भी, हमसे जुड़ के करो, किसी और से जुड़ के करो, कहीं से भी करो बेटा, रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। चाहे आपको टीचर लोग ये बात बताते भी होंगे, और मैं भी बता रहा हूं ये बात आपको, कि बिना रिवीजन के कोई भी टीचर सपोर्ट, मतलब कोई भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ रिवाइज ज्यादा जरूरी है। ओके, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ओके, ऑल द बेस्ट।